आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें कई राज्यों ने उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया। इन राज्यों में उदारवादी लोकतंत्र इसलिए पनपा क्योंकि वहाँ समानता का अधिकार था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सभी तबकों के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया और यहीं पर ही उदारवादी लोकतंत्र पनपा। कुछ देश ऐसे थे जहाँ तानाशाह शासक का जन्म होता है। तानाशाह शासक के जन्म होने के कारण में पूंजीपति वर्ग की नीति थी। इन उदारवादी लोकतंत्री व्यवस्था में पूंजीपति जो है ज़्यादा हावी हो रहे थे। तो पूंजीपति ज़्यादा हावी होने के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ा और इसी का विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग जो है ये आगे आता है और ऐसे जगहों पर तानाशाही शासन का जन्म होता है। ऐसे ही तानाशाह शासक का जन्म इटली, जर्मनी, जापान जैसे देशों में हुआ था। यहाँ तानाशाह शासक के जन्म होने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें खास करके एक तो मध्यम वर्ग जो पूंजीपति के विरोध में थे। उनको ऐसा लगता था कि जो विश्व में आर्थिक मंदी आई है ये पूंजीपतियों के नीति के कारण ही आई है और इसीलिए ये पूंजीपतियों के खिलाफ हो गए। दूसरा तबका निम्न वर्ग था जो साम्यवादी और उदारवाद ये दोनों के खिलाफ था। तो मध्यम वर्ग यहाँ पर आंदोलन कर रहा था और निम्न वर्ग भी आंदोलन कर रहा था। तो इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इन्हीं जगहों पर तानाशाह शासक का जन्म होता है, जहाँ 1925 के बाद विशेषकर 1929 में मध्यम वर्ग जो है ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता है और यही मध्यम वर्ग जो है तानाशाह शासक के जन्म होने के कारणों को बढ़ावा देता है। ये आंदोलन जो है यहाँ हो रहा था मध्यम वर्ग के द्वारा, तो चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद, ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे और इनकी भावना जो है अति राष्ट्रवाद की थी। दूसरे देशों को वो है या घृणा की दृष्टि से देखते थे और अपने देश को ही अच्छा समझते थे। तो यही विचारधारा जो है फासीवाद कहा जाने लगा। फासीवादी विचारधारा और ये फासीवादी विचारधारा जो है ये इटली में इसका जन्म होता है और नाजीवादी विचारधारा जिसका जन्म जो है जर्मनी में होता है। इटली में फासीवाद का नेता जो है ये मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर। तो हम देखते हैं कि नाजीवाद और फासीवाद में या इसी जैसी और कोई अन्य विचारधारा जो इस समय विश्व में पनपी, इनमें कौन कौन सी बातें समान थी। तो सबसे पहली जो है ये समान बातें थी या फासीवाद की विशेषताएं भी हम इसको कह सकते हैं, ये अति राष्ट्रवादी थी। फासीवादी विचारधारा के लोग अति राष्ट्रवादी थे। ये अपने देश को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इनका कहना था, जर्मनी में जो हिटलर थे इनका कहना था कि नस्ल में जर्मनी नस्ल, भाषा में जर्मनी भाषा और राष्ट्र में जर्मन लोग विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। यही एक वाक्य ही दिखाता था कि ये अपने देश के प्रति बहुत प्रेम करते थे, लेकिन साथ ही दूसरे देश को है या घृणा की दृष्टि से देखते थे।
ये दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहते थे और जिसके लिए ये सैन्य, युद्ध आदि उन्मादों पर बल देते थे। दूसरी जो विशेषता या समान बात है, ये वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे। फाशीवादी विचारधारा अपने देश के अंदर किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष में इनका विश्वास नहीं था। अपने यहाँ ये राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को स्वीकार नहीं कर पाते थे। वर्ग संघर्ष इसको ख़त्म करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इनका वर्ग संघर्ष में कोई विश्वास नहीं था। तीसरा है हिंसा में विश्वास। फाशीवादी विचारधारा के लोग, इनका हिंसा में विश्वास था। इनका कहना ये था कि यदि कोई आंदोलन करता है, सर उठाकर इनके खिलाफ खड़ा होता है, तो इनको बलपूर्वक हिंसा के द्वारा दबा दिया जाए। इसीलिए यदि इन देशों में कोई भी इनका विरोध करते दिखाई देता है तो इनको बलपूर्वक दबा दिया जाता है। इस चित्र में पुस्तक में दिया है 113 पृष्ठ में आप देख सकते हैं कि एक समाजवादी जो कार्यकर्ता है, इनका विरोध करता है तो इनको कैसे सरेआम बाजार में इस गाड़ी में बैठा करके अपमानित करके घुमाया जा रहा है। तो ये हिंसा पर इनका विश्वास था। फिर इसी क्रम में इनका हिंसा पर कई वाक्य भी है। जैसे मुसोलिनी कहता था कि युद्ध जो है ये आवश्यक है, अपने देश को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। तो जिस प्रकार एक स्त्री के लिए माँ बनना जरूरी होता है, उसी प्रकार से एक पुरुष को युद्ध करना भी जरूरी होता है, एक देश को युद्ध करना भी जरूरी होता है। उसी क्रम में और वो कहता था कि यदि मेरे सामने मशीन गन और मक्खन दो वस्तु रख दी जाए तो मैं मशीन गन को लेना ज़्यादा स्वीकार करूँगा, या ज़्यादा क्या स्वीकार ही करूँगा, क्योंकि मशीन गन जो है शक्ति का प्रतीक है। यदि ये अपने पास रहेगा तो मक्खन तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो कई ऐसे वाक्य थे जिनसे साबित होता था कि फाशीवादी विचारधारा के लोग हिंसा पर विश्वास करते थे। तीसरा, ये लोकतंत्र के विरोधी थे। फाशीवादी विचारधारा के लोग लोकतंत्र के विरोधी थे। लोकतंत्र में जो सिद्धांत होता है समानता का, समता का, संसद में जो कानून बनता है, इसके ये पूरी तरह से विरोधी थे। इसका ये मजाक उड़ाते थे। संसद को सड़ती हुई लाश कहते थे। जिस तरह से एक सड़ती हुई लाश चारों ओर बदबू फैलाती है, उसी तरह से संसद भी है। संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहते थे, जहाँ पर केवल बात ही होता है, काम वाम कुछ नहीं होता है। चुनावी प्रक्रिया को ये एक ढकोसला मानते थे। तो ये लोकतंत्र के विरोधी थे। अगला है ये पारंपरिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास करते थे। इनका कहना है कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसको ही हर कोई को मानना है। जैसे महिलाओं का कार्य केवल घर तक सीमित रहना है, महिला देश के लिए बच्चे पैदा करे जो हिष्ट पुष्ट हो, बच्चे की देखभाल में ही वो अपना समय व्यतीत करे, बाहर निकल कर के महिला को आगे आने की इजाज़त नहीं थी। और अगला है ये पार्टी के सर्वोच्च नेता का कहना मानती थी। पार्टी का सर्वोच्च नेता जो भी बोलती, चाहे वो सही हो गलत हो, उसको ये लोग आँख मूंद करके मानती थी। उनका एक वाक्य था कि मुसोलिनी की आज्ञा मानो और लड़ो, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक जब ये शपथ लेते थे तो शपथ में भी यही कहा जाता था कि मैं मुसोलिनी की शपथ लेता हूँ। तो ये सर्वमान्य नेता की हर प्रकार की आज्ञा का पालन करते थे। और अंतिम पॉइंट है, ये नस्लवाद के पक्षधर थे। फाशीवादी विचारधारा यहूदियों के प्रति घृणा की भावना रखते थे। यहूदी नस्ल को ही जर्मनी में जो भी संकट आया है, उस समय आया था,
उसके लिए यहूदी जाति को ही ये जिम्मेदार ठहराए और इनका कहना था कि इन्हीं यहूदियों के कारण ही जर्मनी में मुसीबत आई है। तो जर्मनी के साथ इनका व्यवहार जर्मनी जो है यहूदियों के साथ, जर्मनी में भी और इटली में भी यहूदियों के साथ व्यवहार जो है इनका अमानवीय था। यहूदियों को हर प्रकार से ये प्रताड़ित करते थे। और इसी क्रम में फिर हिटलर और मुसोलिनी का उदय होता है। पहले हम देखते हैं कि मुसोलिनी कैसे अपने देश में सत्ता संभालता है। मुसोलिनी ये प्रथम विश्व युद्ध में एक सेना के रूप में भाग लिया था और बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और इटली इस उद्देश्य से इस युद्ध में शामिल हुए रहता है कि इटली को भी जब संधि होगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वर्साय की संधि में इटली को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए इटली का नेतृत्व करते हुए मुसोलिनी जो है इस संधि के एक तरह से उनको अपमानित लगता है, उसके अपमान का बदला लेना चाहता है। और मुसोलिनी सभी युवा वर्ग को संगठित करना शुरू कर देता है, एक पार्टी बना लेता है। पार्टी बना करके ये एकजुट होकर के फिर मजदूर के संगठन है, इनको तो इनमें फूट डालना शुरू कर देता है। इनकी ताकत जो है लगातार बढ़ते जाती है और ये न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हुए ये अपना न्याय देते हैं और सरेआम सीधी भीड़ के द्वारा ही कुछ भी कार्यवाही करने के पक्षधर थे। यहाँ चुनाव होता है। चुनाव में समाजवादी दल को और समाजवादी और साम्यवादी इनको बहुमत मिलता है। सरकार नियम से इनको बनाना चाहिए, लेकिन मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम सीट मिलता है। फिर भी मुसोलिनी हिम्मत नहीं हारता है और अपने पूरे युवा साथी के साथ ये रोम की ओर कूच करता है, यात्रा करता है, इटली की राजधानी रोम। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भले ही मैं चुनाव हार गया हूँ, लेकिन इटली की राजधानी रोम में मैं कब्जा करके शासन स्थापित करूँगा। जैसे ही इटली के राजा को और अन्य जो परंपरावादी उनके समर्थक थे, इसको पता चलता है कि मुसोलिनी रोम की ओर कूच कर रहा है यहाँ कब्जा करने के लिए, तो ये स्वेच्छा से ही मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और इस प्रकार मुसोलिनी को बिना लड़ाई झगड़ा किए सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। फिर जीवन के हर क्षेत्र में, सरकार के हर काम में फाशीवादी पार्टी जो है अपना कब्जा कर लेती है। पार्टी में लोकतांत्रिक जो सरकार थी पहले, उसकी जगह फाशीवादी नेता मुसोलिनी एक सर्वमान्य नेता जो है इटली में बन जाता है और इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फाशीवादी सरकार जो है स्थापित हो जाती है और मुसोलिनी एक तानाशाह बादशाह के रूप में इटली में अपना शासन स्थापित करता है। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे होता है, वो कैसे शासन व्यवस्था स्थापित करता है।